गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन पाथ ऑफ ज्ञाना। आज हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वह भारतवर्ष में आयोजित होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाता है। चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड एग्जाम्स हो, चाहे वो आरपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है ऑल ओवर इंडिया, उसमें ये टॉपिक ऐसा है जो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टॉपिक के रूप में अपना इन्वॉल्वमेंट रखता है और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत महत्वपूर्ण है ही, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी या विज्ञान विषय की दृष्टि से भी यह बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में देखा जाता है। चाहे वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, चाहे वह फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें, इन सभी में इस टॉपिक को लेकर बहुत कुछ समावेश हुआ और बहुत कुछ स्टडीज इन विषयों के अंतर्गत इस टॉपिक को लेकर हुई है। और वो जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। जैसा आपको पता है कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर पृथ्वी के चतुर्दिक चारों ओर फैला हुआ कंबल की भांति लिपटा हुआ एक गैसीय आवरण है, और जो इस ग्रह को यानी कि पृथ्वी को एक लिविंग प्लेनेट के रूप में एस्टेब्लिश करने के लिए या एस्टेब्लिश करने में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जब भी एटमॉस्फेयर की बात अपन करेंगे, वायुमंडल की बात अपन करेंगे, तो क्या ऐसे बिंदु हैं जिनको हमें बहुत ही बिगिनिंग में पढ़ना चाहिए, इनिशियली इसको स्टडी करना चाहिए, समझना चाहिए इसके बारे में, ताकि इसका फाउंडेशन हमारे माइंड के अंदर एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी के साथ बने। जैसा कि मैंने आपको कई सारे टॉपिक्स पहले भी डिस्कशन किए और उसके अंदर मैंने हर बार एक ही चीज को रिपीट किया है कि हम किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसके फाउंडेशन को अपन अच्छी तरह से हमारे माइंड के अंदर क्लियर करें। छोटे छोटे ऐसे सब टॉपिक्स आप पहले पढ़ें उस विषय को पूर्ण रूपेण समझने के लिए। आज हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं, वायुमंडल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो हमें डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि ये जो वायुमंडल है इस धरती के ऊपर आया कब, यानी कि द ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी बात अपन करेंगे। यानी कि वायुमंडल का उद्भव, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन कॉमनली इसको फोकस नहीं किया जाता, इसके ऊपर ध्यान कम दिया जाता है। लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि वायुमंडल इस धरती के ऊपर आया कब, इसका अस्तित्व कब से शुरू हुआ। पहला बिंदु इसके अंदर अपन ये डिस्कशन करेंगे। दूसरा पॉइंट इसके साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो वायुमंडल है इसका वैज्ञानिक स्टडी कब से प्रारंभ हुआ, यानी कि साइंटिफिक इसकी स्टडी कब से शुरू हुई, इसको पढ़ा कब से जाने लगा, अध्ययन के विषय के रूप में इसकी प्रतिस्थापना कब हुई, यानी कि एक सब्जेक्टिविटी के रूप में इसका कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वायुमंडल को पढ़ा किसने सबसे पहले, वायुमंडल का अध्ययन या वायुमंडलीय अध्ययन कब से इसका सूत्रपात हुआ। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत अपन क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया, एटमॉस्फेरिक स्टडी, ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह स्टडी कब से शुरू हुई। फिर थर्ड नंबर जो पॉइंट आएगा वो कौन सा है, कॉम्पोजिशन, कि यह बना किससे है, यानी कि संगठन जिसे अपन कहते हैं, संगठन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कॉम्पोजिशन, यानी कि ये वायुमंडल किन किन तत्वों से या किन किन प्रधान ऐसे कौन कौन से ऐसे प्रधान एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलकर इस वायुमंडल का संगठन हमें देखने को मिलता है, वो उस तरह से संगठित है, यानी उसके कंटेंट क्या है। सीधी सीधी बात अपन ये बोले कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। एक रेसिपी के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं वैसे ही वायुमंडल के इंग्रेडिएंट्स क्या है उसकी बात अपन जब करेंगे तो कॉम्पोजिशन को पढ़ेंगे,
उसके संगठन की स्टडी उसके अंतर्गत करेंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वायुमंडल के बारे में हमें देखने को मिलेगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। स्ट्रक्चर एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के रूप में देखते हैं इसको। हर जगह इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्षोभ मंडल क्या है साहब, समताप मंडल, ओजोन लेयर, ठीक है, आयन मंडल, बहुत सारे ऐसे जनरली पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपने इस वायुमंडल की संरचना से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर बड़े से बड़े नेशनल वाइड जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर एक जनरल साइंस का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सो इंपॉर्टेंट यहां पर जो मैं बताने जा रहा हूं आपको वो इंपॉर्टेंट क्या है कि इन 4 बिंदुओं के बारे में हमें, ये 4 पॉइंट्स के बारे में हमें स्टडी करनी है और वायुमंडल को पूर्ण रूपेण पढ़ने का प्रयास करना है। तो आज जो मैं पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं, सबसे पहला बिंदु जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमें पता है कि धरती भी तो बनी है, ऐसा तो नहीं है कि अब उसका जो काल है वो बहुत बड़ा है, दीर्घकालिक है, उसके कोई जीवंत एविडेंसेस नहीं मिलते कि साहब 1925 में या 1930 में या 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो आजाद हुआ था तो मैंने उसे देखा था, ये कहने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, पर यह कहने वाला कोई नहीं मिल सकता या हो ही नहीं सकता कि धरती जब बनी थी तब मैं था। इट्स एन वेरी वास्ट स्पान ऑफ टाइम, यानी कि बहुत बड़ा वक्त है, बहुत लंबा वक्त है। हम जनरली पृथ्वी की उत्पत्ति की थ्योरीज पढ़ते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में बहुत सारे विचार हम लोग भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। उनमें विचारों को अपन ने कई भागों में बांटा हुआ भी है कि कुछ विचार ऐसे हैं जो एक तारक हैं और कुछ विचार ऐसे हैं जो द्वितारक हैं। लेकिन वर्तमान तक अगर सबसे हाईली एस्टेब्लिश थ्योरी अगर कोई है, सबसे सर्वमान्य सिद्धांत हमारे सामने कोई पाया जाता है, कोई मौजूद है, तो वो है बिग बैंग थ्योरी। 1927 आपको पता है 1927 में जॉर्ज लेमेटेयर उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और आपको पता है कि वो जो जॉर्ज लेमेटेयर ने बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया वो हबल लॉ के आधार पर था, हबल का नियम। हम जब भी ये टॉपिक डिस्कशन करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और जब भी अपन बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में काफी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं समझाऊंगा। हाल फिलहाल उसके लिए इतना ही कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई सन 1927 में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में एक विचार आया, बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटेयर ने दिया, जो वर्तमान में या वर्तमान तक बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है। हाँ, 1967 में रॉबर्ट वेगोनर ने उसके अंदर कुछ संशोधन किए। 1980 में स्फीति सिद्धांत आया, इलास्टिक थ्योरी आया बाय एलन गुथ। एंड 2013 में हिग्स बोसोन कंसेप्ट, जिसे हम गॉड पार्टिकल थ्योरी कहते हैं, उसका भी हमारे सामने बहुत, हमने 2013 के अंदर उसकी चर्चाएं बहुत सुनी है। लेकिन अब वो कितना एस्टेब्लिश हुआ या नहीं उसकी बात अपन हो सकता है अभी नहीं कर पा रहे। सो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को के अकॉर्डिंग अगर उसको देखा जाए तो पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व इस धरती की उत्पत्ति हुई। आपको पता है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी सूर्य का ही हिस्सा माना जाता है, एक तप्त आग का गोला था पृथ्वी। धीरे धीरे वो ठंडी हुई, वह धीरे धीरे जैविक जगत के लिए अनुकूल हुई। बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो उसके ऊपर आए, बहुत सारे जैविक प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब चूंकि हमें पता कि सूर्य का हिस्सा ही मान के अपन उसे चलते हैं, तो सूर्य के ऊपर आज भी हीलियम और हाइड्रोजन नामक गैसें पाई जाती हैं। हमें पता है
हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की गैसें हैं, तो सबसे पहले वायुमंडल के अस्तित्व की जब भी बात की जाती है तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही वायुमंडल का अस्तित्व उसके ऊपर था, लेकिन वो वायुमंडल वर्तमान वायुमंडल जैसा हो यह जरूरी नहीं, या था ही नहीं। उस समय केवल और हीलियम और हाइड्रोजन बहुत हल्की गैसें उसके ऊपर व्याप्त थी। धीरे 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 वो हल्की गैसें कहां स्पेस की ओर निश्चित होती गई, स्पेस की ओर उनका गमन होता गया। यानी कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी, पृथ्वी के बनने के साथ ही वायुमंडल के अस्तित्व की बात हम कर सकते हैं। पहला पॉइंट। और उस समय क्या था, हीलियम और हाइड्रोजन नामक गैसें उसके ऊपर पाई जाती थी। यानी कि पहला जो पॉइंट मैंने लिखा 4.6 अरब 4.6 अरब वर्ष पूर्व हीलियम और हाइड्रोजन, ये दो ही गैसें इसके ऊपर हल्की गैसें थी। वो धीरे 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 अंतरिक्ष की ओर गमन करती गई, चलती गई चलती गई चलती गई। अब दूसरा जो एरा मिलता है, दूसरा जो वक्त हमें देखने को मिलता है 4.42 4.4 अरब वर्ष पूर्व से लेकर 4 अरब वर्ष पूर्व तक, 4.4 से लेकर 4 अरब वर्ष पूर्व तक, यह जो 40 करोड़ साल है, इस 40 करोड़ साल में क्या हुआ, हीलियम और हाइड्रोजन वायुमंडल की ओर निश्चित हुई, H2O ब्रह्मांडीय जलवाष्प इस धरती पर उसका आगमन हुआ, उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन साइनाइड, मीथेन, अमोनिया, HCl, सल्फर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ऑर्गन जैसी गैसों का विकास इस वायुमंडल में हुआ। अब आप देखिए जितनी गैसें मैंने बोली, ये या तो नोबेल है या ये ट्रेस है, ठीक है, या तो ये नोबेल है या फिर ये ट्रेस है, यानी या तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में है या फिर ये बहुत विशिष्ट कार्यों में ही अभिक्रिया करती है। सेकंड, जिसे अपन अर्ली एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो अर्ली एटमॉस्फेयर कब बना, 4.424 अरब वर्ष पूर्व, इस काल में अर्ली एटमॉस्फेयर का विकास हुआ। और उसके अंदर बहुत सारी गैसों के नाम मैंने आपको बोले, ऑर्गन, ब्रोमीन, क्लोरीन, HCl, मीथेन, अमोनिया, बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म या कम मात्रा में पाए जाने वाली गैसें जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिएक्ट नहीं होती है, वो इसके ऊपर डेवलप्ड हुई। ठीक है, अब उच्च तापमान था, उच्च तापमान से जलवाष्प, और जलवाष्प के बनने से एक चीज होने की संभावना हुई, क्या हुई, बादल। जलवाष्प से बादल बनेंगे, यह तय है। कंडेंसेशन प्रोसेस को अगर आप देखें, संघनन की प्रक्रिया को अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि जलवाष्प मतलब बादल होना तय है, और बादल होंगे तो बारिश होना तय है। हर बार नहीं हो, कोई जरूरी नहीं, लेकिन बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी आएगा, जल है तो जीवन है, दैट्स ऑल। यानी कि जो अर्ली एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कुछ ऐसी गैसों का विकास हुआ। थर्ड नंबर पर जो अपन बात करते हैं, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो सेकेंडरी, द्वितीय श्रेणी का या सेकेंडरी एटमॉस्फेयर के रूप में जिसको हम देखते हैं, 4 अरब वर्ष से लेकर लगभग 4 से लेकर 3.3 अरब, यानी कि 4 से लेकर 3.3 अरब वर्ष पूर्व तक इस सेकेंडरी, यानी कि सेकेंडरी एटमॉस्फेयर का विकास हुआ। अब ये जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर था, ये क्या थे, ये क्या था कि इसमें जलवाष्प जो थी वो ठंडा होना प्रारंभ हुई, और ठंडा होने से बारिश हुई, बादल बने, महासागरों का विकास हुआ, चट्टानों से गैसों का उत्सर्जन कंटिन्यूटी के रूप में हो रहा था, और बहुत ही सूक्ष्म, जिसे कहते हैं बैक्टीरिया का जन्म इस धरती के ऊपर प्रारंभिक रूप में इस काल के दौरान हुआ। बैक्टीरिया बनने लग गए 4.0 से लेकर 3.3 अरब, यानी कि 400 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 330 करोड़ वर्ष पूर्व का जो बीच का काल था, उस काल में कुछ ऐसी एक्टिविटीज इस धरती के ऊपर हुई। तो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर उसके लिए कंट्रीब्यूट करता है, द्वितीयक। और आज जो हम बात करते हैं कि आज जो है वो क्या है, मॉडर्न एटमॉस्फेयर है।
करंट एटमॉस्फेयर, जिसे हम लिविंग एटमॉस्फेयर कहते हैं। और लिविंग एटमॉस्फेयर वो कब से हुआ कि जब से O और O2 ऑक्सीजन तत्व के रूप में और ऑक्सीजन गैस के रूप में इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट हुई। यानी कि मॉडर्न जो एटमॉस्फेयर है, जिसे हम करंट एटमॉस्फेयर कहते हैं, वो लगभग 3.3 बिलियन ईयर एगो, यानी कि 3.3 अरब वर्ष पूर्व विकसित हुआ। प्रश्न बनता है कि वर्तमान वायुमंडल या जो लिविंग एटमॉस्फेयर है वो इस धरती के ऊपर कब एग्जिस्ट किया? 3.3 अरब वर्ष पूर्व इस धरती के ऊपर लिविंग एटमॉस्फेयर आ गया। और लिविंग एटमॉस्फेयर होने के साथ, आने के साथ ही आपको पता है उसके अंदर N2 सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस, नाइट्रोजन हम जिसे कहते हैं, दूसरे नंबर पर अपनी आती है ऑक्सीजन 21% लमसम उसका परसेंटेज देखने को मिलता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस या जो सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ऑर्गन है, 0.93% के रूप में उसको देखा जाता है। फिर CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनोन, ओजोन, दीज आर द वेरियस गैसेस विच आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, उसके कंपोजिशन का पार्ट है वो। सो जब भी अपन बात करेंगे कि वायुमंडल का ओरिजिन कब हुआ, तो कुछ ये पॉइंट्स, ये टाइम आपको ध्यान में रखने हैं कि हीलियम हाइड्रोजन कब आया। हीलियम हाइड्रोजन के बाद में कई सारी गैसें मैंने आपको यहां पर बताई, जिनके अंदर मैंने आपको अमोनिया का नाम भी लिया, जिसके अंदर मैंने आपको मीथेन का नाम भी लिया, जिसके अंदर मैंने आपको ऑर्गन का नाम भी लिया, जिसके अंदर मैंने आपको ब्रोमीन, क्लोरीन, अमोनिया, बहुत सारी गैसें इस 4.4 जिसे अपन अर्ली एटमॉस्फेयर कहते हैं। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर 4 से लेकर 3.3 अरब वर्ष पूर्व जलवाष्प जो था उससे कंडेंसेशन प्रोसेस प्रारंभ हुआ, और कंडेंसेशन के फलस्वरूप यानी कि बादल बने, बादल से कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, बारिश हुई, और वर्षा से इस धरती के ऊपर दो स्वरूप देखने को मिले। पहले एक ही स्वरूप था, वो था केवल थल थल थल, लेकिन अब जल और थल दो चीजें आ गई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सैलिसबरी महोदय ने इस पृथ्वी के समस्त उच्चावचों का जो वर्गीकरण है वो 3 ऑर्डर्स में किया है, जिसमें प्रथम ऑर्डर यही है कि लगभग आज से 4 अरब वर्ष पूर्व अर्ली एटमॉस्फेयर आने के साथ ही इस धरती के ऊपर, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर आने के साथ ही इस धरती के ऊपर जल व थल का निर्माण, दो पृथक पृथक रूप से आइडेंटिफाई होने वाले 2 स्वरूपों का निर्माण इस धरती के ऊपर हो गया। सो अब जो वर्तमान एटमॉस्फेयर है, जिसे हम लिविंग एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें N2O2, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार की गैसें इसके अंदर देखने को मिलती है, वो लगभग 3.3 अरब वर्ष पूर्व इस धरती के ऊपर एग्जिस्ट हो गए। सो एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति को लेकर जो ये मैंने पॉइंट डिस्कशन किए, उनको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से इन पॉइंट्स के बारे में और जानकारी जुटाने का प्रयास करें। जितना आप इंटेंसिटी के साथ इस धरती के ऊपर वायुमंडल की उत्पत्ति को पढ़ेंगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं बहुत अच्छी तरह से आप अपने माइंड के अंदर सेट कर पाएंगे। ठीक है, ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर के बाद जो दूसरा बिंदु आता है हमारे सामने कि वायुमंडल का जो सिस्टमेटिकली स्टडी है, यानी कि वायुमंडल का एक व्यवस्थित अध्ययन जिसे कहते हैं, एक विषय के रूप में उसका अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ, इसकी अपन बात करते हैं। आप देखिए कि भूगोल को हमें यदि समझना है, मैं आपको पहले ही बता दूं, भूगोल को यदि हमें समझना है तो भूगोल का इतिहास हमें पढ़ना होगा, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। जब हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी को पढ़ना है तो हमें भूगोल के लिए एक बुक पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। बहुत सारे इसके अंदर कंट्रीब्यूटर, बहुत सारे ऑथर्स हैं। मैंने काफी पहले एक बुक पढ़ी थी SM जैन, शेषमल जैन, उनकी एक किताब थी भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास। काफी उम्दा बुक है वो, काफी लेवल की किताब है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। कहीं वो बुक मिल जाए तो आप जरूर उस किताब को पढ़ें।
ताकि आप भूगोल को पीजी लेवल के लिए, फर्स्ट ग्रेड कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली समझ पाएंगे। सो दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूं वो है कि वायुमंडल का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसके साथ में बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम देखने को मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट कैसे, क्या आपको पता है कि इस धरती के ऊपर विज्ञान का क्रमिक विकास हुआ है, एक्सप्लोरेशंस क्रमिक हुए हैं, नई नई खोजों का होना तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार हुआ है कि आज से 1000 वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी, जितना ज्ञान हमें था उसी के अकॉर्डिंग चीजें हुई है, उसी के अकॉर्डिंग चीजें हुई है। यानी कि रोमन और यूनानी भूगोलवेताओं के अनुसार अगर अपन देखें तो उन्होंने जब मानचित्र बनाए तो टीइनो मैप बनाए, ऑर्बिस टेरारम मानचित्र बनाए। उन्होंने हेकेटियस ने जो सबसे पहला मानचित्र बनाया था उसके अंदर उन्होंने केवल भूमध्य सागर के इर्द गिर्द वाले क्षेत्र को ही आइडेंटिफाई किया। क्यों आइडेंटिफाई किया? क्योंकि उसके दूर वो गए ही नहीं, उसके दूर उससे पार जाने का, उससे आगे जाने का उनके पास इतना अच्छा साधन था ही नहीं। आपको भी पता है कि नई दुनिया की खोज कब हुई साहब? कोलंबस गया था खोजने उसको, ठीक है। और भारत की खोज कब हुई? कहा जाता है, ऐसा नहीं कि भारत की खोज हुई इसका मतलब भारत उस किसी मिट्टी में से खोद के निकाला हो, नहीं। हम जब भी एक सिस्टमेटिकली अप्रोच पढ़ते हैं ना सब्जेक्टिविटी की, तब उसमें पढ़ा जाता है भारत की खोज साहब वास्को डी गामा ने की, पुर्तगाल से निकला, केप ऑफ गुड होप, दक्षिणी अफ्रीका का जो अंतिम छोर है वहां पर पहुंचा, सबसे पहले धरती उसको मिली सबसे पहले पुर्तगाल से निकलने के बाद, इसलिए उसका नाम दिया उसने केप ऑफ गुड होप, उत्तम आशा अंतरिक्ष। वहां से वो निकलकर कालीकट पहुंचा, आज जो कोझिकोड के रूप में जाना जाता है, कोचीन के रूप में जाना जाता है। सो ऐसा बहुत सारा, हमें अगर ज्योग्राफी को ढंग से समझना है, ज्योग्राफिकल स्टडी को, एक ज्योग्राफी विषय को बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड के अंदर सेट करना है, महारत हासिल करनी है, तो हमें भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास जरूर से पढ़ना चाहिए। सो वायुमंडल के अध्ययन की बात जब भी कर रहे हैं तब आप देखिए कि 17वीं एवं 18वीं शताब्दी लगभग ऐसा वक्त था कि जब वायुमंडल के अध्ययन का सूत्रपात हुआ। सूत्रपात होने का मतलब कैसे कि उस समय से ऐसा लगने लगा कि वायुमंडल के बारे में, या उस समय जो टेक्स्ट वैज्ञानिकों ने लिखे वो टेक्स्ट अभी हमें शो करते हैं कि उस समय से कुछ ऐसा विशिष्ट वायुमंडल के अध्ययनों को लेकर देखने को मिलता है 17वीं एवं 18वीं शताब्दी के दौरान। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात या सबसे एक आविष्कार हुआ था साहब सन 1643 में, 1643 टॉरिसिली, एक व्यक्ति का नाम मैंने बोला आपको, एक वैज्ञानिक है टॉरिसिली। इन्होंने वायुदाब मापी। किसका आविष्कार किया था? वायुदाब मापी, बैरोमीटर कहते हैं जिसको, वायुदाब को मापने वाला यंत्र, वायुदाब मापी, बैरोमीटर विकसित किया उन्होंने। बैरोमीटर की खोज की किसने की थी? 1643। यानी कि जलवायु के जितने भी तत्व हैं जिनमें हम तापमान, वायुदाब, वर्षा इत्यादि को सम्मिलित करते हैं, उनको नापने के लिए, उनको मेजर करने के लिए, तापमान को नापने के लिए ताप मापी, वर्षा को मापने के लिए वर्षा मापी, वायुदाब को मापने के लिए वायुदाब मापी, आर्द्रता को नापने के लिए आर्द्रता मापी। ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सो जब अपन जलवायु के तत्वों को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तब 1643 में टॉरिसिली ने किसकी खोज की थी? वायुदाब मापी की खोज की थी। वायुदाब मापी की खोज किसने की थी साहब? टॉरिसिली ने की थी, 1643 में की थी। लेकिन ये जो वायुदाब मापी था ये कैसा था? द्रव वायुदाब मापी।
इसका मतलब दो तरह के होते हैं, निद्रव भी होता है और द्रव भी होता है। द्रव कौन सा? पारा, यानी कि ये जो वायु दाब मापी था वो पारा युक्त था, ठीक है, पारा युक्त पारद वायु दाब मापी कहते हैं इसको। यह टॉरिसिली ने विकसित किया था सन 1643 में। तो पारद था तो निद्रव भी हुआ, इसका मतलब अपारद, जिसमें पारा काम नहीं आता। दूसरा वर्ष 1844, ये खेर 17वीं 18वीं शताब्दी के बाद है। 1844 में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने निद्रव वायु दाब मापी, लूसियन विंडी। ये ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने एनरॉइड बैरोमीटर, जिसे हम कहते हैं निद्रव वायु दाब मापी, की खोज की। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के ऐसा वक्त था कि जब वायुमंडलीय अध्ययनों की सूत्रपात हमें देखने को मिलती है, और वो सूत्रपात हमें कैसे देखने को मिलती है? इस टॉरिसिली के द्वारा। जब वायु दाब मापी की खोज की तब उन्होंने बहुत सारा वर्णन इसको लेकर किया, क्योंकि इन्होंने वायुदाब को मापा भी था। फलस्वरूप वायुमंडल का अध्ययन का शुरुआत 17वीं 18वीं शताब्दी में देखने को मिलती है, लेकिन वो प्राइमरीली था, बहुत प्रारंभिक रूप से था। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों की जब भी बात करेंगे अपन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर की बात अपन करेंगे, तब एक व्यक्ति का नाम बहुत सम्मान के साथ वायुमंडलीय अध्ययन के अंतर्गत लिया जाता है, और उसका नाम है टिजरेंस डी बोट। टिजरेंस डी बोट, टिजरेंस डी बोट, ये ऐसा विद्वान है जिसने सन 1902 में क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज की थी। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज करने का काम किसने किया था? इस व्यक्ति ने किया था, टिजरेंस डी बोट। अब इसके साथ में छोटा सा मैं आपको एक वृतांत, कहानी के रूप में आप इसे स्वीकार कर सकते हैं। यू जस्ट एक्सेप्ट लाइक ए स्टोरी, बट इट्स एन फैक्चुअल थिंग, कि सन 1902 में इस व्यक्ति ने, टिजरेंस डी बोट ने, बलून के माध्यम से, बलून जानते हो, एयर बलून्स, गर्म हवा के गुब्बारे जिनमें एक ब्लोवर लगा होता है, आग जलती है जिसके अंदर, और गुब्बारों से आकाश में अपन अंतरिक्ष की ओर, आकाश की ओर बढ़ते हैं। और जैसे जैसे हम आकाश की ओर बढ़ते हैं तो हमें वायुमंडल में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं चेंजेस को उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्हीं चेंजेस का उन्होंने ऊपर की ओर जाते वक्त अनुभव किया, और अनुभव करके उन्होंने ये पता लगाया कि यार हम लोग लगभग 10 से 12 किलोमीटर ऑन एन एवरेज इस वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा विक्षोभ देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंतर्गत एक्टिविटीज होती है, थंडरिंग होती है, बादल भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही हम ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर को क्रॉस करने के बाद ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो तापमान में लगभग साम्यता देखने को मिलती है, लगभग तापमान सामान्य स्थिरता लिए हुए होता है सामान्यतः। तो हम वो समताप मंडल के रूप में, स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में इसको जानते हैं। सन 1902 में अपने इन एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने क्षोभ मंडल और समताप मंडल का नामकरण किया। इन्हीं के पैरेलल एक व्यक्ति और था जो इन्हीं के समकक्ष काम कर रहा था, रिचर्ड असमान। दूसरा नाम मैंने लिया रिचर्ड असमान। 3 दिन का गैप था। इन्होंने जब क्षोभ मंडल और समताप मंडल को ऑफिशियली अनाउंस्ड किया, अनाउंसमेंट होता है ना कि हमने साहब ये खोज की, उस अनाउंसमेंट की जब भी बात की जाती है, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब भी बात हुई तो 2 व्यक्ति, टिजरेंस डी बोट, इन्होंने 28 अप्रैल को 28 अप्रैल 1902, ठीक है, फ्रेंच साइंटिफिक सोसाइटी, फ्रांसीसी वैज्ञानिक सोसाइटी के समक्ष अपना यह विचार प्रस्तुत किया।
जबकि रिचर्ड असमान ने सन 1902 में ही, ठीक है, 2 मई को जर्मन साइंटिफिक सोसाइटी के समक्ष अपना यह विचार रखा कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल है, और उन्होंने भी इसका नामकरण किया। सो बहुत ही पैरेलल, एक ही साल में, एक ही वक्त में इन दोनों व्यक्तियों ने अलग अलग जगह अपने एक्सपेरिमेंट किए, और अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से वायुमंडल के अंदर इन 2 ही परतों का नामकरण अब तक हुआ है किसी वैज्ञानिक विशेष के द्वारा। जनरल क्वेश्चन आपसे बने, अगर आपसे यह प्रश्न एग्जाम्स में आ जाए कि क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल का नामकरण किसने किया या खोज किसने की, तो हम किसका नाम लेंगे? इन दोनों में से हम लेंगे टिजरेंस डी बोट का नाम, क्योंकि उन्होंने अपना जो थ्योरी है ऑफिशियली अनाउंस किया था 2 दिन पहले, मतलब 4 दिन पहले, 28 अप्रैल, तो ये 2 मई को। सो वायुमंडलीय अध्ययनों की जब भी बात करेंगे तो जनरल स्टडीज 17वीं 18वीं शताब्दी में टॉरिसिली वायुदाब मापी, पारद वायुदाब मापी था। लूसियन विंडी, उन्होंने निद्रव वायुदाब मापी की खोज की। तब से लिखित रूप में प्रमाण मिलते हैं कि वायुमंडल का अध्ययन शुरू हो गया, लेकिन उसका जो साइंटिफिक स्टडी है वो लगभग 19वीं शताब्दी के अंत से 1890 से शुरू हुआ, और 1902 तक आते आते उसका एक प्रमाणिक तथ्य हमें देखने को मिला कि हम वायुमंडल के संरचनात्मक पक्षों को पढ़ने लग गए, स्ट्रक्चरल उसके जो एस्पेक्ट है वो पढ़ने लगे। और इस व्यक्ति ने, टिजरेंस डी बोट ने क्या किया? क्षोभ मंडल और समताप मंडल का नामकरण किया या उनकी खोज की। इसके अलावा वायुमंडल के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी परतें हैं, जितने भी मंडल हैं, उनका नामकरण किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं किया। समूह ने किया, वैज्ञानिकों के समूह ने किया, या फिर सैटेलाइट स्टडीज आने लग गई, स्पेस स्टडीज आने लग गई। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे संगठन हैं जो वायुमंडलीय अध्ययनों को करते हैं। उन्होंने उन परतों को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई किया, उन मंडलों को स्पेसिफाई आइडेंटिफाई किया, और बाद में उसकी स्टडीज आगे बढ़ती गई। सो ग्लोबल स्टडीज की बात करते हैं। साइंटिफिक स्टडी हो गई, साइंटिफिक स्टडीज में इन लोगों का नाम मैंने आपके सामने लिया, इनको आपको याद रखना है कि साहब क्षोभ मंडल का नामकरण किसने दिया, ठीक है? असमान कौन था, टिजरेंस डी बोट कौन था, लूसियन विंडी कौन था, टॉरिसिली यह व्यक्ति कौन था। अब इसके बाद में हम तात्कालिक परिस्थितियों के अंतर्गत बात करते हैं। वायुमंडलीय अध्ययनों की जो बिल्कुल करंट सिचुएशन है वो क्या है, जिसे अपन ग्लोबल स्टडीज के रूप में देखते हैं। वैश्विक अध्ययन की बात करते हैं। पहले तो लोग इंडिविजुअली देश के अनुसार, अलग अलग देशों में चीजें हो रही थी तो देशों के अनुसार चीजें चल रही थी, लेकिन आज वायुमंडल जो है वो वैश्विक मुद्दा है, देशीय मुद्दा नहीं है। यानी कि भारत के लिए अलग वायुमंडल है ऐसा नहीं है, यूएसए के लिए अलग वायुमंडल है ऐसा नहीं है, हमारा वायुमंडल ज्यादा शुद्ध है ऐसा नहीं है कि यूएसए का वायुमंडल ज्यादा शुद्ध है ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एडवांसमेंट, अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल एडवांसमेंट और द बूम ऑफ सिविलाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एटमॉस्फेरिक डिग्रेडिएशन। यह हमें सबको पता है कि हम जितना विकास हो रहे हैं, हम जितना विकसित हो रहे हैं, यह वायुमंडल को हम उतना ही क्या कर रहे हैं? दूषित कर रहे हैं, उसको क्षय कर रहे हैं। उसके जो स्टैंडर्ड पैरामीटर से उन पैरामीटर्स को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। हम ग्लोबल स्टडीज की बात करते हैं, और जब ग्लोबल स्टडीज की बात करते हैं तो एक संस्था का नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, सन 1988, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के तहत स्थापित हुआ यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। और डब्ल्यूएमओ और यूएनईपी दोनों के नाम सुने होंगे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, बहुत सजग रूप से पर्यावरणीय पक्षों पर काम करते हैं, वैश्विक जलवायु और वैश्विक मौसम के बारे में
बहुत प्रिसाइज डेटा हमारे को अवेलेबल कराते हैं और बहुत ही प्रिसाइज स्टडीज उनके द्वारा की जाती है। आईपीसीसी एक ऐसा संगठन, 195 देश इसके अंतर्गत आते हैं, 195 देश इसके सदस्य हैं। स्विट्जरलैंड में एक शहर का नाम है जेनेवा, जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर अभी है आईपीसीसी। तो जो वैश्विक वायुमंडलीय स्टडीज की बात अपन करते हैं, ग्लोबल स्टडीज की बात करते हैं, तो ग्लोबल स्टडीज में आईपीसीसी का नाम सबसे शीर्षस्थ लिया जाता है, आईपीसीसी। और आईपीसीसी के बाद में एक संस्था का नाम और है, वो है एनओएए। एनओएए वैसे स्पेसिफाई अमेरिका की है ये। और आपको पता है कि आज अगर अपन वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें तो वो किस तरह से अपना दबदबा रखे हुए है, उसके पीछे बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे कारक हैं। कभी आप यूएसए का ज्योग्राफिकल सेटअप उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि वाई यूएसए हैज दैट काइंड ऑफ रिसोर्सेस एंड दैट काइंड ऑफ पावर। एटी महान, अल्फ्रेड थेयर महान की बात अपन करेंगे जब कभी भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत एक चैप्टर आएगा, जियो स्ट्रेटेजिक व्यूज, है ना, वैश्विक रणनीतियों की जब अपन बात करेंगे तब एटी महान का नाम लेंगे, अल्फ्रेड थेयर महान। उन्होंने यूएसए के बारे में आज नहीं, लगभग 100-150 वर्ष पहले ही ये बातें कह दी थी कि वो देश क्यों इतना सशक्त हो सकता है या होगा। उसके पीछे कई कारण हैं। कभी आप ज्योग्राफिकल स्टडीज को, आप यूएसए के वास्तविक मानचित्र को खोल कर देखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको प्रकृति ने बहुत सुदृढ़ बनाया है। प्रकृति ने उसको बहुत ही ज्यादा एम्पावर, जिसे अपन कह सकते हैं सशक्त निर्मित किया है, जिसके फलस्वरूप वहां के लोगों ने उस सशक्त फिजिकल सेटअप के साथ में अपने आप को परफेक्टली मैच किया, परफेक्टली कोऑर्डिनेट किया और संसाधनों का जो ऑप्टिमिस्टिक यूज है वहां जितना हुआ है ना, शायद ही किसी देश में हुआ। वायुमंडलीय अध्ययनों का या स्टडीज के बारे में जब भी बात अपन करेंगे तब मैंने आपको बताया कि 17वीं 18वीं शताब्दी में कैसे अध्ययन शुरू हुआ और वैज्ञानिक अध्ययन 19वीं शताब्दी के अंत में प्रारंभ हुआ, जिसके अंदर सन 1902 के अंदर डिजरेंस डीबोट ऐसा विद्वान था जिन्होंने क्षोभ मंडल और समताप मंडल की खोज की। और उसके पश्चात जो आधुनिक दौर आया, वो आधुनिक दौर 1950 के बाद अपने को देखने को मिलता है, जिसके अंदर सैटेलाइट का जमाना है और कंप्यूटरीकृत सारा स्टडीज होती है। और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक स्टडीज के बारे में जब भी बात की जाएगी तब आपको आईपीसीसी का नाम याद रखना है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। एक बहुत अच्छी संस्था है। कभी इसके बारे में आप डेप्थ में पढ़ें, ये कितने सम्मेलन करा चुकी है, कहां कहां करा चुकी है, किस तरह से ये अपना एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इसका देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वायुमंडल। आज मैंने दो पक्षों के बारे में आपके सामने जो जानकारी रखी है, उन दोनों पक्षों को आप अच्छी तरह से पढ़ें। उनके जो छोटे छोटे प्रश्न मैंने, छोटे छोटे जो बिंदु मैंने बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको जो समझाए हैं, उन पॉइंट्स के बारे में आप अच्छे से रिवाइज करें और याद रखें और याद रखेंगे और इस ज्ञान को सीएफ बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में आने वाले वीडियोस के साथ जोड़ेंगे, तो आप ये पूरा जो वायुमंडल से रिलेटेड चैप्टर है बहुत ही ढंग से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मेरा जो मूल वाक्य, ध्येय वाक्य है कि आप सदैव ईश्वर में विश्वास रखें और ज्ञान और विज्ञान का साथ आप कभी नहीं छोड़ें। थैंक यू सो मच।